एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज की क्लास में हम जो मेगा क्लास यहाँ पे आपको टाइटल दिया गया है, ये उन लोगों के लिए जिनका भी रिसेंट में हरियाणा में जो वैकेंसी आई है उनके लिए। तेलंगाना स्टेट में एग्ज़ाम है, एमपी ग्रुप 5 में ANM और स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है। सॉरी, जिनका भी जहाँ के लिए भी एग्ज़ाम है, क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं कि ओनली MP वालों के लिए बस है या फिर हरियाणा वालों के लिए है। हरियाणा के रिसेंट में 3 पेपर स्टाफ नर्स के अवेलेबल हुए हैं, जिनका जो पैटर्न थोड़ा रिसेंट में 2022 तक तो पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। 3 पेपर हैं जिनका फॉर्मेट थोड़ा सा ब्लर्ड है, तो उसके लिए टाइप फॉर्मेट में आपके लिए कल इवनिंग में आपको पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। 3 पेपर अवेलेबल हो पाए हैं, 2019 का, 2022 का और 2021 का। तीनों पेपर आपको आपके लिए अपकमिंग टाइम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग उन पेपर्स को ज़रूर देखना, कल इवनिंग में आपके लिए वो पूरे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तेलंगाना के लिए मैं हार्डली ट्राई कर रही हूँ कि यदि कोई भी एक आध पेपर, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम देते हैं उनको पुराने पेपर से बहुत आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसा आएगा। बाकी MP ग्रुप 5 के अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो सभी चैनल पर अपडेट हैं, तो आप उन पेपर्स को एक बार ज़रूर देखिए एग्ज़ाम देने के पहले। अब यहाँ पर जिनका भी अपकमिंग टाइम में, अब मैं बात करूँगी कि आप पुराने पेपर्स क्यों सॉल्व कीजिए, और हर एक क्लास में आपको 10 से 20 सेकंड में ये चीज़ आपको रिवाइज़ कराती हूँ, क्योंकि हर एक पेपर में आपकी आती नर्सिंग ही, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नर्सिंग चला जाए, सब आती नर्सिंग ही। आपके 18 से 20 जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ के जो भी पेपर्स मिलते हैं उनको ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। तो आज की क्लास में हमारे सभी सब्जेक्ट मिक्स्ड रहेंगे, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एक पूरा पेपर ही है जो आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है इसमें, Which of the following signs is seen in early pregnancy characterized by softening of the uterus? अर्ली प्रेगनेंसी में सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होगा? हैगर साइन, ओसिएंडर साइन, चैडविक साइन या फिर गॉडेल साइन। तो क्या होगा अर्ली प्रेगनेंसी में सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस? अर्ली प्रेगनेंसी में सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हैगर साइन। क्या है? हैगर साइन। चैडविक साइन का मतलब होगा ब्लूइश यू टू वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल। ये होता है ब्लड की ज़्यादा सप्लाई के कारण चैडविक साइन, दैट मीन्स ब्लूइश कलर का होना। फिर आता है आपका गॉडेल साइन। गॉडेल साइन में सर्विक्स से जो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी, क्या रहेगी? सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो है गॉडेल्स, दूसरा है हैगर्स। तो अर्ली प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, तो आप इसको मार्क करेंगे हैगर साइन के लिए, इसके लिए हैगर साइन के लिए। गॉडेल्स में भी सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस होगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि अर्ली प्रेगनेंसी में सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस को क्या कहा गया है? हैगर साइन। चैडविक का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर और ब्लड सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, और यदि आपको पूछते हैं तो यहाँ पे तो कहा है अर्ली प्रेगनेंसी में, यदि 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद पूछते हैं कि यूट्रस का सॉफ्ट होना, तब क्या कहलाएगा? लेडिन साइन। क्या है? लेडिन साइन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस का सॉफ्ट होना कहलाएगा हैगर साइन। गॉडेल्स का मतलब है कि 4 वीक के बाद। अर्ली प्रेगनेंसी कहें तो हैगर्स, और थोड़ा सा लेट कहें तो गॉडेल्स। नेक्स्ट वन इज The attribute that is significantly associated with the development of disease are known as। तो ऐसे फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं? डिसीज़ के डेवलपमेंट को, मतलब डिसीज़ को होने के लिए और ज़्यादा रिस्कफुल बना सकते हैं। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि कोई डिसीज़ होने के लिए फैक्टर्स बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये कौन से फैक्टर हैं? रिस्क फैक्टर, एलिजिबल फैक्टर, डायग्नोस्टिक फैक्टर या फिर एजेंट फैक्टर। कोई भी डिसीज़ को कॉज करने वाला तब होगा एजेंट फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कहा है कि डिसीज़ के डेवलपमेंट को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके रिस्क फैक्टर्स। कौन से? रिस्क फैक्टर। जैसे कि जो रिस्क फैक्टर की यदि हम बात करें, तो यदि कोई पर्सन को
सर्दी खांसी जुकाम हुआ है लंबे टाइम तक रहता है, यदि और वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करेगी, ज़्यादा टाइम तक पानी में रहे, या फिर स्पेशली बच्चों में ही देख लीजिए तो उसको क्या होगा, निमोनिया होगा। अब जिन फैक्टर्स के कारण सर्दी खांसी निमोनिया तक पहुंच जाती है तो बीच के क्या कहलाएंगे, रिस्क फैक्टर्स। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर होंगे जो कि डिसीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज वॉज अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय। तो ये क्वेश्चन कल जो एक पेपर सॉल्व किया था उसमें भी आपका ऐड था। कोड ऑफ एथिक्स है जो नर्सिंग के किसने डेवलप किए हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स है, क्या है, कोड ऑफ एथिक्स है यहाँ पर एक इसने डिसाइड किए हैं नर्सिंग के। तो एक ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस ने, किसने, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस ने। अब यहाँ पर है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, इसकी स्थापना हुई थी 1899 में। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्थापना कब हुई थी, 1899 में। रिसेंट में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जनेवा में। कहाँ पे, जनेवा में। और हर साल जो नर्सिंग की थीम डिसाइड की जाती है, वो थीम डिसाइड कौन करता है, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस। एग्जाम में आपको ये आता है कि हर साल नर्सिंग की जो थीम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हम 12 मई को 12 मई को नर्सिंग दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पे इसकी थीम कौन डिसाइड करता है, तो इसकी बाकी सभी डेज की थीम WHO डिसाइड करता है, लेकिन नर्सेस डे की थीम डिसाइड कौन करेगा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस। और यहाँ पर इस साल की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। क्या है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज कुकिंग इन आयरन पॉट कैन डिस्ट्रॉय। यदि आप लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो क्या है, डिस्ट्रॉय होगा, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम या फिर विटामिन सी। लोहे के बर्तन में खाना बनाने के कारण क्या डिस्ट्रॉय होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ डिस्ट्रॉय होगी वो होगी विटामिन सी। क्या होगा, विटामिन सी। अब आयरन और जो विटामिन सी है इसका एक गहरा कनेक्शन है कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन सी की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब भी आपको कोई भी कहा जाता है कि आयरन टैबलेट दी जा रही हैं, तब किसके साथ देने के लिए कहा जाता है, विटामिन सी के साथ, ताकि ये क्या करे, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करे। तो यहाँ पर आयरन के पॉट में, यदि आयरन के बर्तन में आप खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, विटामिन सी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट इज द टर्म जीरोस्टोमिया मीन्स। जीरोस्टोमिया का मतलब क्या है, ड्राई माउथ, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन या फिर ड्राई कफ। तो जीरोस्टोमिया, जीरोस का मतलब तो होता है ड्राई, क्या है, ड्राई। जीरो का मतलब होता है ड्राई। एस्टोमिया का मतलब यहाँ पे आपका मुंह से रहेगा, इस ओरल कैविटी से। तो यहाँ पर जीरोस्टोमिया का मतलब होगा ड्राई माउथ। क्या है, ड्राई माउथ। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डायग्नोस्ड बाय परफॉर्मिंग द ट्रिपल टेस्ट इन प्रेगनेंसी। ट्रिपल एंटीजन टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस ट्रिपल टेस्ट से आप किसको डायग्नोस है जो कर सकते हैं, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, प्री एक्लेम्सिया, फिर सिकल सेल एनीमिया को। तो ट्रिपल टेस्ट में 3 टेस्ट किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG हार्मोन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉइडल। क्या है, ट्रिपल का मतलब होगा 3 टेस्ट है। मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है। ट्रिपल टेस्ट में क्या चीज़ें 3 इंक्लूड रहेंगी, अल्फा फीटोप्रोटीन चेक किया जाएगा, ये डाउन सिंड्रोम के लिए रहेगा, स्पाइना बाइफिडा के लिए रहेगा, फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG हार्मोन यहाँ पे चेक किया जाएगा, और यहाँ पर जो थर्ड चीज़ होगी वो होगी एस्ट्रॉइडल। क्या है, एस्ट्रॉइडल। तो यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट यदि आपको पूछा जाता है तो ट्रिपल टेस्ट का मतलब आपका यही है कि AFP मतलब अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG हार्मोन मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, अनकॉन्जुगेटेड जो एस्ट्रॉइड है इसको चेक किया जाएगा कि बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहे हैं उसके लिए। ट्रिपल टेस्ट में आप क्या डायग्नोस कर पाएंगे, डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे डायग्नोस हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम डिकेइंग इज।
तो डेड बॉडी को गलने से बचाने के लिए, गलना ही हम इसको कहेंगे यहाँ पे, बचाने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाएगी कौन सी होगी? एम्बाल्मिंग, बायोप्सी, ऑटोप्सी या फिर नेक्रोप्सी। तो जो प्रोसेस अपनाई जाएगी वो कहलाती है एम्बाल्मिंग प्रोसेस। कौन सी? एम्बाल्मिंग प्रोसेस। मान लीजिए किसी भी पर्सन की डेथ यदि किसी दूसरे कंट्री में हो गई है तो वहाँ से उसको यदि इंडिया लाना है तो जब तक इंडिया आएगा तब तक उसकी बॉडी में क्या है, जो सड़ना गलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर जो एम्बाल्मिंग प्रोसेस है प्रिजर्वेटिव्स के थ्रू सैनिटाइज प्रिजर्व करके बॉडी को लाया जाता है तो डिके नहीं हो पाएगी, सड़गल नहीं पाएगी। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? एम्बाल्मिंग। बायोप्सी में टिश्यूज़ की स्टडी की जाएगी कि कैंसर वगैरह तो नहीं है। ऑटोप्सी की जाएगी मरने के बाद, जिसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम, पीएम। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सीजोफ्रेनिया के नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम्स में से यहाँ पे कहा है कि नेगेटिव सिम्टम्स सभी हैं किसी एक को छोड़कर। आप लोग भी आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है यहाँ पे आपके एनेडोनिया, एम्बिवैलेंस, अटेंशनल इम्पेयरमेंट या फिर असोसियालिटी। तो सीजोफ्रेनिया के जो क्या है, सीजोफ्रेनिया के जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के सिम्टम होते हैं। नेगेटिव में तो आपका आएगा एनेडोनिया, क्या होगा? एनेडोनिया, अटेंशनल इम्पेयरमेंट, असोसियालिटी। लेकिन एम्बिवैलेंस क्या है? एम्बिवैलेंस आपका जो नेगेटिव सिम्टम्स में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? नेगेटिव सिम्टम्स में। तो यहाँ पे आपको सीजोफ्रेनिया के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के सिम्टम्स यदि पूछे जाते हैं तो नेगेटिव सिम्टम में होंगे आपके कि मतलब रिकवरी है जो बहुत ही, या तो हम ये कहेंगे कि रिकवरी को रोकने का काम भी कर सकते हैं नेगेटिव सिम्टम, जिसमें पर्सन का सोशल इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज़ को लेके क्या है यहाँ पे पर्सन के, एनेडोनिया का मतलब है किसी भी चीज़ को लेके पर्सन के अंदर कोई इन्जॉयमेंट नहीं बचेगी। और यहाँ पर जो क्या है एम्बिवैलेंस, क्या है? एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस है जो यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एम्बिवैलेंस में आप क्या रहेंगे? मिक्स्ड फीलिंग रहेंगी आपकी किसी भी चीज़ को लेके, जो कि आपके नेगेटिव सिम्टम्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन विच फ्लोज इन लाइन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड एज। जो कम्युनिकेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी मतलब सबके बीच बराबर टाइप का, वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? इनफॉर्मल, थेराप्यूटिक, नॉन वर्बल या फिर फॉर्मल। जो कम्युनिकेशन अथॉरिटी में फ्लो वे में होगा वो कहलाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक पेशेंट और एक नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है इशारों में बात करना, गेस्चर पोस्चर के थ्रू बात करना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द नर्स वुड मॉनिटर फॉर अ पेशेंट ऑन वारफ्रेन थेरेपी। हेपेरिन वारफ्रेन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन तक आपको आते हैं। वारफ्रेन थेरेपी वाले पर्सन में आप क्या चीज़ चेक करते रहेंगे? लिवर फंक्शन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ईसीजी, कंप्लीट ब्लड काउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी पर्सन को वारफ्रेन दिया जा रहा है तो क्या चेक किया जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी टाइम। अब वारफ्रेन का जो यहाँ पे एग्जाम में आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं, हेपेरिन कभी भी वारफ्रेन यूज़ नहीं कर सकते। बेबी को यहाँ पहुँचाने का काम करेगा क्योंकि इसमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहेंगे। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है हेपेरिन या वारफ्रेन कौन सा मेडिसिन है जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो वो है हेपेरिन। वारफ्रेन नहीं देना है। अब वारफ्रेन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम ओरली भी दे सकते हैं। तो जब भी वारफ्रेन थेरेपी यूज़ की जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है जो पहले चेक किया जाएगा या फिर देने के बाद पेशेंट में जो असेस किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, वो क्या होगा? पीटी टाइमिंग। नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज टर्म्ड एज। तो हर एक तरीके से एम्प्लॉय है जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, पता करना क्या है? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, अप्रेजल, ऑडिट या फिर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना है किसी भी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, वो कहलाएगा अप्रेजल। क्या होगा? अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज a method of inventory control in which the items are classified on the basis of issue speed of consumption। तो एक ऐसी मेथड है
ऐसी मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल में जिसमें क्या किया जाएगा, तो ऐसी मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल की जिसमें स्पीड ऑफ कंजप्शन मतलब जो मटेरियल किस स्पीड से खर्च हो रहा है उसको लेके यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाएगा। वो कौन सी है, BED, FSN, HML या फिर ABC। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो चीज़ यहाँ पे असेस की जाएगी वो कौन सी होगी, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में जो चीज़ कंजप्शन के बेस पे मतलब स्पीड ऑफ कंजप्शन कितना खर्च हो रहा है उस बेस पे होगी FSN एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है, FSN एनालिसिस। ABC FSN दोनों यूज़ किए जाते हैं, BED भी यूज़ होता है। FNS का मतलब है फास्ट नॉर्मल एंड स्लो मूविंग। FNS तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्या है, फास्ट नॉर्मल एंड स्लो मूविंग। XYZ भी होता है स्टोरेज के अकॉर्डिंग यदि पूछें तो XYZ, यदि वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल BED वेद एनालिसिस पूछें ABC में पूछते हैं तो यहाँ पर अलग होगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में FSN का मतलब होगा फास्ट नॉर्मल एंड स्लो मूविंग। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग विच इज़ मेड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स आर कॉल्ड। ऐसी प्लानिंग बनाना जिससे आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है। मान लीजिए अभी से आप अपनी तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नॉरसेट के लिए, तो आपकी एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी बनी हुई है, प्लान किया हुआ है कि आपको नॉरसेट क्लियर करना है। तो वही है यहाँ पर क्या है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कौन सी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इनमें से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा है, क्विनिन, डेक्सट्रोज, इंसुलिन या फिर ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है यहाँ पर क्या, इंसुलिन। क्या है, इंसुलिन। नेक्स्ट वन इज अ वुमन इन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज इज एट मोस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में किसके रिस्क ज़्यादा होंगे, हाइपर कैल्सीमिया होने के, हाइपर मैग्नीसीमिया होने के, हाइपोकैल्सीमिया होने के या फिर हाइपोमैग्नीसीमिया होने के। तो वुमेन जो पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में है मतलब पीरियड्स आने के बाद की स्टेज में है उनमें कैल्शियम डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे ब्लड सीरम में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और इसी के कारण लेडी में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू डील विथ। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो यहाँ पे किसके लिए लाई गई थी, हाउसिंग फॉर ऑल, राइजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, पॉवर्टी रेडिकेशन। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाई गई थी पॉवर्टी रेडिकेशन के लिए, किसके लिए, गरीबी को दूर भगाने के लिए। मीनिंगलेस वर्ड्स इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इज टर्म्ड एज। तो मीनिंगलेस वर्ड्स का बनाना ये मतलब अपने खुद के ही ऐसे वर्ड बनाना जिनका कोई अर्थ ही ना हो। तो ये क्या है, नियोलोगिज्म, पैराफ्रेजिया, इकोलेलिया या फिर वर्ड सैलेड। तो इकोलेलिया का मतलब है कि रिपीट करना, तोते के जैसा रिपीट करना जो कुछ भी बोलते हैं। वर्ड सैलाड में आपके मिक्स करेंगे जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। नियोलोगिज्म में नए वर्ड ऐसे बनाना जो कि मीनिंगलेस हैं तो वो क्या कहलाएगा, नियोलोगिज्म। नेक्स्ट वन इज द वर्ड मिडवाइफ डिफाइंस। मिडवाइफ का मतलब क्या है, मिडवाइफ के आप खूब क्वेश्चन पढ़ते, मिडवाइफ की बुक पढ़ते हैं, इसकी सही डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन में है अ ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अ ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विथ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अ ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर अ ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विथ चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर मिडवाइफ का मतलब होगा ऐसा पर्सन, ट्रेंड प्रोफेशनल वुमेन और वुमेन को चाइल्ड बर्थ के टाइम मतलब डिलीवरी के टाइम पर उसकी देखरेख करेगा या फिर उसको असिस्ट करने का काम करेगा। तो वो क्या है, मिडवाइफ। ट्रेंड प्रोफेशनल हु असिस्ट वुमेन विद द चाइल्ड बर्थ। यहाँ पर ट्रेंड प्रोफेशनल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में आपका गायनेकोलॉजिस्ट आ सकता है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी गायनेकोलॉजिस्ट आएगा,
लेकिन यहाँ पे मिडवाइफ जब डिलीवरी के टाइम पे असिस्ट करने का काम करेगी वो होगा। नेक्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉल्स इन द एल्डरली। एल्डर पर्सन में गिरने के कारण क्या सही होगा, मतलब कौन सा पॉइंट सही होगा। हिप फ्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम फॉल, मोस्ट फॉल अकर्स ऑन द रोड, सेडेटिव रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल्स, फॉल रिस्क डिक्रीज विथ मेडिकेशन। यहाँ पर सही पॉइंट है जो एल्डर एज में वो होगा हिप फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम फॉल। गिरने के कारण जितने भी आपने एल्डर पर्सन देखे होंगे उनमें सबसे ज़्यादा हिप फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। कौन सा? हिप फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि बोन डेंसिटी में उतनी क्षमता रहेगी नहीं, फ्रैक्चर बहुत इजीली हो जाएगा। तो एल्डर पर्सन में सबसे जो कॉमन गिरने के कारण चीज़ होगी वो होगी हिप फ्रैक्चर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गन फंक्शन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। बफर सिस्टम में कौन से दो ऑर्गन मोस्टली काम करेंगे? एड्रिनल ग्लैंड, लंग्स एंड किडनी, स्टमक एंड द लीवर, एपिथाइड ग्लैंड एंड द हार्ट। तो बफर सिस्टम में जो खाने वाला बफर नहीं है आपका, जो फ्लूइड को लेके इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके बफर सिस्टम है, उसमें सबसे कॉमन दो ऑर्गन काम करेंगे, होंगे लंग्स और किडनी। कौन से? लंग्स और किडनी। नेक्स्ट वन इज द थ्योरी विच सेज वी आर अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल इज। कौन सी थ्योरी में कहा गया है कि हम डरे हुए हैं बिकॉज वी आर ट्रेम्बल? कैनन बर्ड थ्योरी में, जेम्स लेंस थ्योरी में, सेचर एंड सिंगर थ्योरी में, लेजरस थ्योरी में। कौन सी थ्योरी में बात कही गई है कि वी आर अफ्रेड बिकॉज वी आर ट्रेम्बल? तो ये कहा गया है जेम्स लेंस की थ्योरी में। किसमें? जेम्स लेंस की थ्योरी में। 9 मंथ से लेके बच्चे की एज 15 साल तक, तो जब हम MMR वैक्सीन ही देते हैं तो जब बच्चे की एज कितनी हो जानी चाहिए? 9 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। 9 मंथ 2 डेज 3 डेज 15 डेज एटलीस्ट पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, क्या है? MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें जो एज रखी गई थी वो थी 9 महीने से लेके 15 साल तक, जिसमें जो भी बच्चे ऑलरेडी MM और MMR वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए कैंपेन है जो लगाया गया था। तो यहाँ पर आपको MR वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर याद रखना है एज 9 महीने से लेके कितनी? 9 मंथ, लेकिन 15 साल से कम। 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन 15 साल से कम एज है जो रहनी चाहिए। और जो यहाँ पर नेशनल MR वैक्सीन का कैंपेन है, आई थिंक फर्स्ट टाइम 2017 के आसपास लगाया गया था, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना कि जो MR वैक्सीन है इसका जो एज है तो मुझे कंफर्म है कि 9 महीने कंप्लीट होना चाहिए लेकिन 15 साल से कम होना चाहिए एज। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था जो हार्मोनल IUCD डिवाइस थी उसमें। तो जो क्वांटिटी होती है हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टासाइड, तो प्रोजेस्टासाइड जो पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी? 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो जो प्रोजेस्टासाइड होती है पर डे रिलीज करती है 65 म्यूजी हार्मोन। कितना? 65 म्यूजी हार्मोन। ये रही यहाँ पर डिवाइस, आपको डिवाइस की इमेज याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। कॉमनली इसमें जो टोटल प्रोजेस्टेरोन होता है वो होता है 38 mg। कितना? 38 mg, 38 mg। लेकिन यदि पर डे इसके रिलीज करने की बात करें तो पर डे 65 म्यूजी हार्मोन है जो रिलीज करेगा। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा प्रोजेस्टासाइड का, ये क्या करेगा? जो थिक प्लग बनाएगा, किसका? म्यूकस का, सर्वाइकल उसके यहाँ पर, जिससे जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। जब प्लग बन जाएगा सर्वाइकल ओस क्लोज की जाएगी म्यूकस से, थिक म्यूकस प्लग से, तो जो स्पर्म है वो क्या होंगे? वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगे, अंदर ही नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है? म्यूकस को थिक करना, जिससे सर्वाइकल ओस को क्लोज किया जा सके। पर डे कितना रिलीज करेगी? 65 म्यूजी। और टोटल कितना होता है इसमें? 38 mg। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU 486। RU 486 को लेके सही पॉइंट क्या है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स,
सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन 90% केसेस, या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। RU486 इसका दूसरा नाम क्या है? मीफेप्रोस्टोन। अब आपको जिनको RU486 पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम है मीफेप्रोस्टोन और ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और ये क्या करेगी, इसके बारे में लेके जो सही पॉइंट है वो क्या है? वो है कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा? कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। RU486 और मीफेप्रोस्टोन, it is a medication typically used in combination with misoprostol to bring about an abortion during the pregnancy। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मीजोप्रोस्टॉल के साथ में मीफेप्रोस्टोन 486 को है जो दिया जाएगा और इसका जो कॉम्बिनेशन है 97% है जो इफेक्टिव होगा। तो अब बात आती है मीफेप्रोस्टोन की, तो ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगी और ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के प्रति क्या है? एफिलिएट है। यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करने का काम करेगी। इम्प्लांटेशन को, जो डेसिडुआ में सेडिंग हुई है, स्लगिंग हुआ है, तो उसको इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करेगी। सिंगल डोज इसका कितना होता है? 10 mg प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। यदि RU486 को लिया जाए तो ये 10 mg तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी 99.1% केस में। लेकिन ये मेनली जो RU486 मेडिसिन है किसके लिए यूज़ की जाती है? अबॉर्शन के लिए। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसी को अवॉइड करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। तो विटामिन ए को जो वेजिटेबल सोर्स है क्या कहा जाएगा? रेटिनॉल, कैरोटीन, पेंटोथोनिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स क्या कहलाएगा? कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। और यदि एनिमल सोर्स पूछे, याद रखें आप, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछा है तो कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। यदि एनिमल सोर्स, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उसके थ्रू आपको विटामिन मिलेगा तो वो होगा रेटिनॉल। दोनों याद रखना है। कैरोटीन है वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मिलेगा विटामिन ए का टाइप, और जो रेटिनॉल है जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उनके लिए जो मिलेगा वो होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच एंटीबॉडी इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एट कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, IgM, IgA या फिर IgE। आज के लिए आपको क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि किस में रहेगा? ह्यूमन मिल्क में और कोलेस्ट्रम में रहेगा। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है जो कोलेस्ट्रम में कौन सा है? तो कोलेस्ट्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में होगा IgG। कौन सा? IgG। नेक्स्ट है यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन इन ब्रेस्ट ऑफ मदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर्स। तो यहाँ पर जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, लैक्टेटिंग मदर है, तो जो मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है ब्रेस्ट में, तो मदर के किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करेगा या फिर डिपेंड करेगा? न्यूट्रिशनल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हार्मोनल स्टेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क का सीक्रेशन जो ब्रेस्ट से हो रहा है, कोलेस्ट्रम निकल रहा है, तो ये डिपेंड करेगा माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। माँ यदि कुपोषित है तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलना है जो ना के बराबर होगा। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब माँ की कंडीशन कैसी है। हार्मोनल स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीटोसिन, कितना प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो रिलीज किए जा रहे हैं इस पर भी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिल्क सीक्रेशन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मिल्क डाइजेशन के लिए। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, क्या है? लेट डाउन रिफ्लेक्स है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा मिल्क इजेक्शन के लिए। लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स वो क्या है यहाँ पर? वो होगा ऑक्सीटोसिन के थ्रू, और प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? प्रोलैक्टिन के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइटॉट स्पॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच डेफिशिएंसी। बाइटॉट स्पॉट ये कौन से विटामिन की या फिर मिनरल की कमी के कारण होंगे?
कैल्शियम की, विटामिन डी की, विटामिन ए की या फिर विटामिन सी की। तो वाइट डॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे आपको विटामिन ए की कमी के कारण। इस तरीके से यहाँ पर जो आँख आपको दिख रही है, जो स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, केरेटिन जो कि ह्यूमन की जो कंजक्टिवा है वहाँ पर केरेटिन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर केरेटिन का जो फॉर्मुलेशन है या फिर बिल्डअप है जो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, वाइट डॉट स्पॉट, जो कि यहाँ पर ओवल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है और इरेगुलर इन शेप में जो है हो सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉट आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। तो जो वाइट डॉट स्पॉट है इसमें क्या होगा, केरेटिन बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। कहाँ पर, कंजक्टिवा में, ह्यूमन आइज की कंजक्टिवा में केरेटिन बनना स्टार्ट होगा, जो कि या तो ओवल शेप में हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है या फिर किसी भी शेप में हो सकता है। जो कि साइन है विटामिन ए की कमी का, जिससे कॉर्निया है जो कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। और एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है आँखों को लेके कि जब आँखों की क्लीनिंग की जाती है, आइस क्लीनिंग की जाती है तो कैसे की जाती है, इनर टू आउटर कैंथस। आपको याद रखना है जब भी आइस क्लीनिंग पूछी जाए तो इनर टू आउटर कैंथस। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ वॉज हेल्ड इन। तो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है जो कब हुई थी, 12 सितंबर 1978 को, 14 सितंबर 1968 को, 14 सितंबर 1978 को या फिर नब्दी अबब। तो जो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी 12 सितंबर 1978 को। कहाँ पर हुई थी ये, तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है पीएचसी है, इसको भी डिसाइड किया गया था 12 सितंबर 1978 को। पहले कजाकिस्तान था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जो यहाँ पर कंट्री है कजाकिस्तान, वहाँ पर इसकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। फिर इसी में हेल्थ फॉर ऑल है जो इसी बैठक के थ्रू है जो हेल्थ फॉर ऑल 1978 में लिया गया था। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में किट ए और किट बी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो कौन सा कंटेंट है जो सब सेंटर में किट ए प्रोवाइड करवाई जाती है, वो उसका नहीं है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, टैबलेट पैरासीटामोल और पीसीएम, टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल एंड लास्ट वन इज द विटामिन डी। तो किट ए और किट बी दोनों कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, सब सेंटर में। अब सब सेंटर में जो किट होती है किट ए, उसमें जो नहीं होगा वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल, क्योंकि जो टैबलेट पैरासीटामोल है सब सेंटर की किट बी में रहेंगी। आपने ये पढ़ा है कि किट ए किट बी, सब सेंटर में जो किट मिलेंगी, किट ए मिलेगी, किट बी मिलेगी। इनका कंटेंट मैंने आपको बोला था, आपको इनका कंटेंट याद रखना है। तो किट ए में जो सामान नहीं है वो क्या होगा, वो होगा टैबलेट पैरासीटामोल। किट ए में होगा ORS, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल एंड लार्ज टैबलेट, विटामिन ए सॉल्यूशन और कॉट्रीमैक्सोल। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, टैबलेट पैरासीटामोल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन। तो इनमें से क्या है जो 5 साल से कम एज की बच्चे, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन का मतलब है जिनकी उम्र 5 साल नहीं हुई है, उससे कम एज के बच्चे, क्या चीज़ें उनकी हेल्थ पर अफेक्ट करेंगी, ग्रोथ पर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। अपगार स्कोर से, वेट मॉनिटर करके, रोड टू हेल्थ चार्ट से या फिर हेल्थ एजुकेशन से। तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, किनकी, जिनके 5 साल से कम है, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करें कि बच्चा हेल्दी डिलीवर हुआ है नहीं, तो वो हम अपगार स्कोर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंडर 5 ईयर है चिल्ड्रन, तो हम कैसे करेंगे, बच्चे को रोड टू हेल्थ चार्ट, उसमें आपको बच्चे की हाइट और वेट है जो किस तरीके से नॉर्मली ग्रो हो रहा है नहीं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो वो क्या होगा, रोड टू हेल्थ चार्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज अबाउट। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन कितना होता है, प्रेगनेंसी में तो 1000 ग्राम तक चला जाता है, लेकिन जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट होती है तो यूट्रस का वेट कितना होगा, 30 से 40 ग्राम, 60 से 80 ग्राम, 80 से 100 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम। तो नॉर्मल नॉन प्रेगनेंसी में यूट्रस का वजन होता है कितना, नॉर्मली होता है 60 से 80 ग्राम, कितना 60 to 80 ग्राम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नोन एज। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि पूरे लंग्स को ही हमने सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया, क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, बायोलेबेक्टोमी,
न्यूमोनेक्टोमी, लोबेक्टोमी या फिर प्लूरेटोमी। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा जिसमें पूरे लंग्स को क्या है, पूरे एंटायर लंग्स को ही रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा न्यूमेक्टोमी। क्या होगा? न्यूमोनेक्टोमी। और न्यूमेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें लंग्स के किसी एक लोब को या फिर पूरे लंग को है जो रिमूव कर दिया जाएगा। यदि एक लोब को रिमूव किया जाता है तो वो होगा लोबेक्टोमी, लेकिन यदि लंग के ज़्यादा पार्ट को, सेगमेंट को रिमूव करेंगे तो वो होगा सेगमेनेक्टोमी। लेकिन पूरे एंटायर लंग की बात हो रही है तो क्या कहलाएगा? न्यूमेनेक्टोमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द न्यूनेट इज क्लीन इन द डाइवर्जन ऑफ। तो न्यूनेटल बेबी हुआ है, आफ्टर द डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी को हम क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं। तो बेबी की जब हम क्लीनिंग करते हैं किस वे में करेंगे? साइड बाय साइड, बैक टू फ्रंट, सेफेलोकॉर्डल या फिर नन ऑफ द अबव। जब हम बेबी की जो क्लीनिंग करते हैं तो किस मैनर में करेंगे? बच्चे को पहले साइड से पोंछेंगे, क्लीन करेंगे, बैक से पहले पीछे क्लीन करेंगे, फिर आगे, या फिर हेड टू टोय। सेफेलो का मतलब हेड टू टोय। तो जो यहाँ पर हम क्लीनिंग करेंगे वो होगी हेड टू टोय। कौन सी? हेड टू टोय क्लीनिंग और सेफेलोकॉर्डल क्लीनिंग है जो करेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में या फिर नन ऑफ दीज में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पर। आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ ओरल टेम्परेचर द थर्मामीटर मस्ट बी क्लीन फ्रॉम। तो यदि आपने ओरल टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, तो ओरल टेम्परेचर चेक करने के बाद आप थर्मामीटर को किस तरीके से क्लीन करेंगे? फ्रंट से, फ्रंट टू बैक से, फ्रॉम स्टीम टू बल्ब ऑफ थर्मामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि आपने थर्मामीटर ओरल टेम्परेचर चेक किया है तो आप किस तरीके से क्लीन करेंगे? फ्रॉम स्टीम टू बल्ब। कहाँ से? स्टीम से बल्ब की तरफ। यहाँ पर जो आपको एक इमेज दिख रही है एग्जाम में आई थी इसलिए यहाँ पे ऐड की हुई है। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है कि ओरल में बात हो रही है तो किस तरीके से क्लीन करना है? स्टीम टू बल्ब। ओरल टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर कहते हैं तो आपको किस तरीके से क्लीन करना है? स्टीम टू बल्ब साइड। कहाँ से? स्टीम टू बल्ब साइड। और एक और इमेज दिख रही है नॉर्सेट 2022 में आई थी। तो ये यहाँ पर कौन सा थर्मामीटर है? ये भी एक थर्मामीटर का टाइप है। ये है वन टाइम यूज़ करने वाला थर्मामीटर, देन आफ्टर आपको इसके लिए थ्रो कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है जो कब पास हुआ था? एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था 1987 में। कब? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड, बोथ एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं आपके नॉर्सेट के अलावा जो लोग CHO का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो होती है एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। कैसी होगी? एंटीबाइटेड, एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डेनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि प्रेगनेंसी में जो लेडी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको क्या हो गया? एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब यहाँ पर हिंदी में कहें तो खून की कमी हो गई है उसके लिए। तो कौन सा टर्म है जो यहाँ कितनी वैल्यू है ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी? हीमोग्लोबिन 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है जब 9% से भी कम हो जाए तब लेडी किस में कंसीडर की जाएगी? एनीमिया में। इसमें एनीमिया में तो नॉर्मल वैल्यू होती है 12 ग्राम पर DL। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO के नॉर्मली आप यदि बात करते हैं तो यदि बिलो 11 जा रहे हैं तब आपको क्या कहा जाएगा? एनीमिया। लेकिन प्रेगनेंसी में जब यही हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 10.9 ग्राम पर DL चला जाता है, मीन्स बिलो 9 जाता है, तो ये क्या है आपका? ये हो जाएगा एनीमिया।
फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी आती है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, यदि माइल्ड एनीमिया है तो बिलो 9 रहेगा, मॉडरेट है तो 7 to 9 तक रहेगी रेंज, सीवियर है तो 4 to 7 तक की रेंज रहेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी कितने टाइम तक के लिए रहेगी, 10 लूनार मंथ तक और 10 लूनार मंथ, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज, 40 वीक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब हम LMP कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, जिसमें 9 जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हम यूज़ करेंगे, 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, 10 लूनार मंथ ऐड हो जाते हैं। यदि हम 28 दिन का मंथ काउंट करेंगे तो वो यहाँ पे 10 लूनार मंथ हो जाएंगे, और वीक्स में करें तो 40 वीक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। तो जिन बच्चों की एज 1 साल से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, एवरी 3 मंथ में, एवरी 6 मंथ में, ईयरली या फिर एवरी 8 मंथ में। तो जिन बच्चों की एज 1 से 6 साल तक हो जाती है तो उनको विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है एवरी 6 मंथ में। कब, एवरी 6 मंथ में विटामिन ए का डोज है जो दिया जाता है। कितना दिया जाता है ये भी एग्जाम में आता है। तो यदि बच्चे की एज 12 महीने से 59 मंथ तक, 59 मंथ तक हम कहें या फिर 6 ईयर तक कहें तो 2 लाख यूनिट आयु, और यदि यहाँ पर 1 साल से कम है तो 6 महीने से 11 महीने तक है तो 1 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। तो ब्रेस्ट है एक किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, चेंजेबल फॉर्म है, सेबेसियस ग्लैंड का, बर्थोलिन ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो जो ब्रेस्ट है किसका मॉडिफिकेशन है, कौन सी ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है, तो ये स्वेट ग्लैंड का। किसका, स्वेट ग्लैंड, जिसको यहाँ पर ब्रेस्ट को क्या कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन में बेबी के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है ये हेल्प करेगा, वो क्या है, मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसकी इमेज आपको एग्जाम में आती है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है, स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो NST एग्जाम में आपको आता है, इमेज दी हुई रहती है, एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है पेट में एक बेल्ट बांधे रहेगी, तो वो क्या है, वो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। जो प्रेगनेंसी में फीटस किस तरीके से आपके जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसमें किस तरीके से वो कोप कर पा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर्ड ओवम इज कॉल्ड। तो मैच्योर ओवम, जो मैच्योर एग है, उसका पूरी प्रोसेस होना डेवलपमेंट की क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन, ऊफोरिया, ऊजेनेसिस या फिर ऊसाइड। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल स्टेज। देखिए लेबर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज कहलाती है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज, सेकंड स्टेज कहलाती है बेबी की एक्सपल्सन स्टेज, थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा, फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कौन सी है, तो वो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम स्टार्ट्स विथ। तो परपीरियम पीरियड कब स्टार्ट होता है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस से, एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा से, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से या फिर ऑनसेट ऑफ लेबर से। जो परपीरियम स्टार्ट होता है वो होता है जब प्लेसेंटा एग का एक्सपल्सन हो जाता है। और नॉर्मल परपीरियम पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 वीक या फिर 42 डेज। कितना, 6 वीक या फिर 42 डेज। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पर कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रेडनिसोलोन या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिलीवरी के टाइम पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो हार्मोन हम देते हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन
प्रेगनेंसी के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के अलावा जब जो ब्लीडिंग होती है PPH होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ शुड स्टार्टेड। तो पार्टोग्राफ में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, तो पार्टोग्राफ हमें कब स्टार्ट करना है? एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो पार्टोग्राफ हमें कब यूज़ करना है? तो पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है हमें कब? एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा डायलेट हो जाए तब हमें क्या करना है? पार्टोग्राफ स्टार्ट करना है। पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स आते हैं, तो वो सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो इसमें यूज़ किया जाएगा। तो इसमें पार्टोग्राफ का आपको इमेज आ सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये पार्टोग्राम जिसमें मदर की इन्फॉर्मेशन, नाम, एज लिखा जाता है, फीटल वेलबींग मतलब फीटल की हार्ट रेट क्या है, लिक्वर कितना है, लिक्वर का मतलब यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का कैरेक्टर क्या है, लेबर की प्रोग्रेस क्या है, कितने डायलिटेशन हो चुका है सर्विक्स का, किस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन दी गई है, पेन रिलीफ दिया गया है, पैथिडिन दी गई है कि ऑक्सीटोसिन दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या की जाएंगी? ऐड की जाएंगी। ये रहा यहाँ पर जो पार्टोग्राफ का फॉर्मेट आपको एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर नेम होगा, ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट है, कितनी प्रेगनेंसी हुई है, हॉस्पिटल का नंबर, आप कितने टाइम से एडमिट हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ परपीरियम पीरियड इज कॉल्ड रिमोट स्टेज। तो परपीरियम तो हमने पढ़ लिया कि भैया 6 वीक का टाइम है, परपीरियम कहलाएगा। अब यहाँ पर रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? परपीरियम पीरियड है जो रिमोट स्टेज क्या है? विदिन 24 आवर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, अर्ली अप टू 7 डेज, अप टू 6 वीक या फिर नन ऑफ द अबव। तो परपीरियम डिलीवरी होने के बाद जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो गया तो परपीरियम पीरियड स्टार्ट होता है, वो 42 डेज तक रहेगा या फिर 6 वीक तक रहेगा। तो यहाँ पर रिमोट स्टेज कौन सी कहलाएगी? अप टू 6 वीक तक की स्टेज क्या कहलाएगी? रिमोट स्टेज, जिसमें पूरा जो 6 वीक का पोस्टपार्टम पीरियड है, परपीरियम पीरियड है, इसमें जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आपके जेनाइटल ऑर्गन है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट होंगे। फर्स्ट होती है इमीडिएट परपीरियम जो कि फर्स्ट 24 आवर की होगी डिलीवरी होने के बाद। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी होने के बाद से लेके जो फर्स्ट 24 आवर होंगे वो कहलाएगी इमीडिएट परपीरियम पीरियड। दूसरा होता है अर्ली परपीरियम जो कि फर्स्ट वीक पोस्टपार्टम का जो फर्स्ट वीक है उसमें आएगा। फिर आता है यहाँ पर रिमोट परपीरियम जिसमें कब का टाइम लिया जाएगा? अप टू 6 वीक तक। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइजेस। तो यदि यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में वापस रिवर्ट नहीं हो पाई तो हम क्या कहेंगे? इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन, रिट्रैक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? तो यदि यूट्रस अपनी नॉर्मल वापस साइज में नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक नहीं हो पाई तो ये कहलाएगा सब इन्वोल्यूजन। क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूजन। सब इन्वोल्यूजन का जो मेन कॉज होता है वो होता है यहाँ पर या तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉमन कॉज होता है यूट्रस का जब वापस अपनी कंडीशन में बैक नहीं हो पाती है वो होगी मेनली PPH के कारण हो सकता है या फिर यूट्राइन एटोनिसिटी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन होगा लैक्टेशन का किसके थ्रू? मेटक्लोरप्रामाइड के थ्रू, सक्लिंग के थ्रू, PPH के थ्रू या फिर ब्रोमोक्रिप्टीन के थ्रू। तो ये मेडिकेशन इनके नाम एग्जाम में आते हैं, इनका लेना देना लैक्टेशन से ही है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन कब होगा लैक्टेशन का? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो वो होगा जब बेबी सक करेगा। किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सक करने पर बेबी के। यहाँ पर फिजियोलॉजी आती है लैक्टेशन की, तो यहाँ पर लैक्टेशन का स्टिमुलेशन जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है वो क्या होगा? सक करना, बेबी का सकलिंग। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी होती है लैक्टेशन की, तो इसमें 5 स्टेज होती है। लैक्टेशन का मतलब है मिल्क का बनना किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट होती है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट। तो ब्रेस्ट फंक्शनल स्टेट में आने की स्टेज क्या कहलाएगी? मेमोजेनेसिस।
फिर आती है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में जो ब्रेस्ट एल्वियोलाई है वहाँ पर सिंथेसिस और सीक्रेशन होना मिल्क का, जो मिल्क बनना है, सिंथेसाइज होना, सीक्रेशन होना है, तो वो क्या कहलाएगा? लैक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस जब बर्ड जुड़ता है दैट मीन्स कुछ काम होने वाला है, तो यहाँ पर मिल्क इजेक्ट होगा। जब बेबी सक करेगा तो मिल्क इजेक्ट होगा। अब लैक्टेशन की प्रोसेस को मेंटेन भी किया जाएगा तो ये कहलाएगा लैक्टोपोइसिस। इन्वोल्यूशन का मतलब होगा पोस्ट लैक्टेशन। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करना स्टॉप कर देता है तो क्या होगा? जो ब्रेस्ट की साइज है वो भी अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, तो यहाँ पर एक क्या कहलाएगा? इन्वोल्यूशन ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ केस ऑफ 28 वीक प्रेगनेंसी विथ पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोसिस इज। तो यदि 28 वीक की प्रेगनेंसी है, पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या है? प्रीमेच्योर लेबर है, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, फिर एक्सीडेंटल हेमरेज है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रीमेच्योर लेबर में बिफोर 36 वीक के जब डिलीवरी होने वाली होती है, लेबर पेन आएंगे, वो होगा प्रीमेच्योर लेबर। थ्रेटेंड अबॉर्शन या प्रीमिस्ड अबॉर्शन हम जिसको कह सकते हैं, तो ये बिफोर 20 वीक के ही होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी लेकिन पेन नहीं होगा। अब ये क्या है? एक्सीडेंटल हेमरेज है। क्या है? एक्सीडेंटल हेमरेज है। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी लेकिन विदाउट पेन के, इसमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होगा और सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी द डोज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3 इज। तो डिलीवरी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन B3 की टैबलेट का डोज दिया जाता है, तो ये कितना दिया जाता है? 1 tablet a day for 6 months, 2 tablet a day for 6 months, 2 tablets a day for 9 months या फिर 3 tablets a day for 6 months। तो टैबलेट दी जाती है कैल्शियम की और विटामिन D3 की, तो ये दी जाती है 6 मंथ के लिए। तो ये कितनी दी जाती है? तो पर डे 2 टैबलेट्स, कितनी? 2 टैबलेट। यहाँ पर ऑस्टिफिट नाम की है, लेकिन आपका जो केमिकल कंपोजिशन आपको वो याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रांड नेम अलग अलग नाम से भी मिल जाती है मार्केट में। और विटामिन D3 की जो टैबलेट दी जाती है वो दी जाती है 2 टैबलेट डेली, 2 टैबलेट लेना है 6 मंथ तक। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। तो जो हमने ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा है वो सभी केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी एक को छोड़कर। प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, यदि आपके 2 बार पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, LSCS के थ्रू डिलीवरी हुई है, तब ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा। हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रही है तब भी ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा। फिर आता है ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये सभी केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, मतलब ऐसे केस में हमें ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं करना है, लेकिन जिसमें कर सकते हैं तो वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सा है? ब्रीच प्रेजेंटेशन। और जब भी जो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, जब भी प्रीमेच्योर बर्थ के कोई भी साइन दिख रहे हो आपको, प्लेसेंटा प्रीविया हो, वासा प्रीविया हो या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल रही है जिसके लिए इंसर्कुलेज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मल्टीपल जेस्टेशन, आप बार बार प्रेग्नेंट हुए हो, डिलीवरी होती हो आपकी, या फिर आपका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, 2 बार से ज़्यादा हो चुका हो, तब हमें क्या करना है? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नहीं करना है। बाकी यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एट हाई रिस्क। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी? ऑप्शन है G2P1 A0 L1 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS। तो ये तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगी क्योंकि 38 वीक की जो प्रेगनेंसी है और पहले LSCS हो चुका है। फिर आता है G1P0 A0 L0, लेकिन माँ को प्री एक्लेम्सिया है तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है। फिर आता है G1P0 A0 L0, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोरिंग है। तो यहाँ पर 38 वीक की प्रेगनेंसी है, हाइट 156 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आएगी क्योंकि हाइट अच्छी है, फर्स्ट टाइम ग्रेविड हैं आप, और यहाँ पर ना तो कोई आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है कि यदि मैटरनल एज, माँ की एज
16 साल से कम हो या फिर 35 साल से ज़्यादा हो तब ये हाई रिस्क में आएंगी। या तो कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, डायबिटिक हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो ये आ जाएंगे हाई रिस्क में। प्री एक्लेम्सिया जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको हम कहेंगे वो आ सकता है। RH आइसो इम्यूनाइजेशन आ सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है हिस्ट्री रही हो पहले कि बार बार आपका यूट्रस में ही जो गर्भ है उसी में आपके बच्चे की डेथ हो गई हो तो वो भी आएंगी। IUGR जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी है वो, या तो आपकी पहले 42 वीक के बाद डिलीवरी हुई है, सभी किस में आएंगे, ये आएंगे आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अभी रिसेंट में जो नई नॉन हार्मोनल है लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अवेलेबल करवाई जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है तो वो कौन सी है, छाया, माला डी, मालायन या फिर अंतरा। तो यहाँ पर जो अभी रिसेंट में नॉन हार्मोनल है तो वो है यहाँ पर छाया। कौन सी है, छाया। छाया क्या है, नॉन हार्मोनल, जिसको हम सेंट्रोक्रोमेन टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, पिल है एक। और जो दूसरी है अंतरा, एग्जाम में ये भी आती है, DMPA और अंतरा। अंतरा और DMPA सेम ही नाम है। एवरी 3 मंथ में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें डेपो-प्रोवेरा मेथॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो रहेगा हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलर रूट से अपर आर्म और बटक्स में इसको लगवाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज टू फीड न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी में कितने नंबर की फीडिंग ट्यूब यूज की जाएगी। फ्रेंच में जो डायमीटर होता है वो फ्रेंच में होता है 6, 8, 9 या फिर 10। तो न्यूबॉर्न बेबी में जो फीडिंग ट्यूब होगी वो कितने नंबर की यूज की जाएगी, 6 नंबर की। नेक्स्ट है यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। तो यदि हेल्दी न्यूबॉर्न है, क्या है, बेबी यदि हेल्दी है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने दिनों के अंदर अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी, 2 से 3 दिन में, 3 से 5 दिन में, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। एक क्वेश्चन और आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन्स आर्टरी होती हैं। तो 2 आर्टरी 1 वेन होती है। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और यदि अम्बिलिकल कॉर्ड के यहाँ पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है तो आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप कितने दिन में गिर जाती है, तो 3 से 5 दिन में अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमेज आपको एग्जाम में या तो आ सकती है या फिर पूछा जा सकता है कि गुड अटैचमेंट साइन क्या है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। गुड अटैचमेंट साइन का मतलब है यहाँ पर कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो सभी, मतलब बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है, तो वो सभी गुड अटैचमेंट साइन है, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर बेबीज माउथ वाइडली ओपन, लोअर लिप टर्न इनवर्ड, बेबीज चिन टच द ब्रेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एरियोला इज इनसाइड बेबीज माउथ। अब यहाँ पर आप आंसर दीजिए कि गुड अटैचमेंट साइन कौन सा है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो सही अटैचमेंट साइन क्या होंगे। फर्स्ट, बेबी अपना मुंह वाइडली ओपन करेगा, लोअर लिप है वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, बेबी का चिन है जो मदर के ब्रेस्ट को टच करेगा, एरियोला है जो मेजर पार्ट है और सबसे ज़्यादा है जो एरियोला बेबी के माउथ में होगा। अब यहाँ पर आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा एक्सेप्ट करके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर लिप टर्न द इनवर्ड, जबकि ये हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ पर देखिए गुड अटैचमेंट साइन में बेबी हैज़ अ लार्ज माउथफुल ऑफ ब्रेस्ट, चिन फर्मली टचिंग द ब्रेस्ट, फुली राउंडेड चीक्स रहेंगे। बेबी जब अपनी फीडिंग फिनिश कर लेगा तो वो अपने आप ही ब्रेस्ट को छोड़ देगा। और यहाँ पर पेन फ्री होगी ब्रेस्ट फीडिंग, जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो क्या होगा, पेन फ्री ब्रेस्ट फीडिंग होगी। नोज है जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर बिलो व्हाट वेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड टू बी गिवन। तो जब यहाँ पर बच्चे का कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई यदि किसी पर्सन की, फीमेल की, तो उसको हम ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन दे के प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीरियर फॉन्टेनल इज ऑसिफाइड एज। तो
तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, किस एज में ऑसिफिकेशन होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हम कहें तो मर्ज हो जाएंगे, ऑसिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन में 1 मंथ आफ्टर द बर्थ, 2 मंथ आफ्टर द बर्थ, सॉरी 6 मंथ आफ्टर द बर्थ, 18 मंथ आफ्टर द बर्थ या फिर 25 मंथ आफ्टर द बर्थ। तो यहाँ पर जो फॉन्टेनेल है, क्या है फॉन्टेनेल, इनका ऑसिफिकेशन होगा। तो यदि इनिशियली सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन होता है वो होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का, किसका, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का, और बाद में होता है एंटीरियर का। एंटीरियर का होता है 18 मंथ आफ्टर द एज। 18 मंथ आफ्टर द एज में क्या होगा, यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल है क्लोज होंगे। एंटीरियर फॉन्टेनेल का नाम है ब्रैगमा जो कि लार्ज रहेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम है लैम्डा जो कि स्मॉल शेप में रहेंगे। और जो एंटीरियर है, एंटीरियर फॉन्टेनेल ब्रैगमा है 1.5 साल की एज में या फिर हम 18 महीने कह सकते हैं, इस एज में क्या हो जाते हैं, इनका ऑसिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है कि जो यहाँ पर ऑसिफिकेशन के अलावा आपको एग्जाम में आता है कि कौन से सूचर्स रहेंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल में 4 सूचर्स कनेक्ट होंगे, पोस्टीरियर में 3। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज हो जाते हैं, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, बाय 11th डे या फिर बाय 4th to 5th डे। तो कहा जाता है कि कंसीव करने से लेके ही या फिर कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट ली जाने स्टार्ट कर जाती हैं। क्यों, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम बच सकें, जेडी को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर जब हमें बेबी को प्रिवेंट करना है एनटीडी से, तो जो वही न्यूरल ट्यूब है कब क्लोज हो जाती है यूट्राइन लाइफ में, तो ये हो जाती है 4th to 5th डे में। कब, 4th to 5th डे में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रिकमेंडेड डिसइंफेक्टिंग स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को किल करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में कार्बोलिक एसिड, लाइजॉल, फिनॉइल या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो जो मोस्टली डिसइंफेक्टेंट है वो है HIV के जो लिनन हो जाए या फिर एड्स पेशेंट के कपड़े हो जाएं या फिर कोरोना वायरस वाले, तो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज ऑफ। तो जो विजुअल एक्विटी है, जो एडल्ट एक्विटी तक है, जो किस साल में हो जाएगी, 7, 9, 5 या फिर 3 में। बच्चे की जो विजन एक्विटी है, विजुअल एक्विटी, वो एडल्ट में कब तक पहुंच जाएगी, 7 में, एट द एज ऑफ 7। नॉर्मल विजुअल एक्विटी होती है यहाँ पर 20। यहाँ पर स्नेलन चार्ट से विजुअल एक्विटी को चेक किया जाता है। 1/16 डिग्री जो क्या है, नॉर्मल विजन है, और परफेक्ट विजन माना जाता है 1/100 डिग्री तक। लेकिन यदि जब आपको बात आती है एग्जाम में, क्वेश्चन दिया जा सकता है कि स्नेलन चार्ट को आप कितने दूर खड़े होकर रीड आउट करेंगे, तो स्नेलन चार्ट को रीड किया जाता है 20 फीट तक। आपसे और स्नेलन चार्ट के बीच का जो गैप है कितना होना चाहिए, 20 फीट का है जो होना चाहिए, और फिर उसको यहाँ पर रीड आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट। तो सभी केस में यदि एंटीनेटल डायग्नोसिस हो जाता है तो फीजिबल है, किसी एक को छोड़कर। हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एनेंसेफेली। एंटीनेटल डायग्नोसिस का मतलब है कि जब बच्चा यूट्रस में ही है उस टाइम पर हम टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को ये डिसीज है, किसी एक को छोड़कर। तो हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, एनेंसेफेली, ये सभी चीज़ें जो स्टार्टिंग में आई थिंक 4th और 5th मंथ में जो सोनोग्राफी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन प्रॉपर बने हैं या नहीं, सभी तरीके की जो 5th मंथ में स्कैनिंग होती है उसमें आप इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, हंटिंगटन कोरिया हो गया, एनेंसेफेली हो गया, तो ये डॉपलर टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाता है। लेकिन सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं एंटीनेटल डायग्नोसिस में। ये आपको आफ्टर द डिलीवरी बेबी में है या नहीं, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ मरासमस इज सीन इन विच। तो मरासमस के सबसे ज़्यादा केस हैं किसमें, किस तरीके के बच्चों में देखने को मिलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंसी पीरियड में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में या फिर टोडलर ग्रुप में। तो मरासमस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन्फेंसी पीरियड में, किसमें,
इन्फेंसी पीरियड में जिनकी एज 1 साल से कम होती है। क्वासिओरकर देखने को मिलता है टोडलर एज ग्रुप में। किसमें? टोडलर एज ग्रुप में। सबसे ज़्यादा जो मरासमस देखने को मिलेगा 1 साल से कम एज के बच्चों में, इसको इन्फेंसी पीरियड कहेंगे। क्वासिओरकर देखने को मिलेगा जिन बच्चों की एज 1 से 3 साल तक हो। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद इन हाउ मेनी डेज। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट में जो न्यूबॉर्न बेबी की डेथ कंसीडर की जाती है तो कितने दिनों तक की जाती है? 24 आवर की, 28 दिन की, 1 वीक की या फिर 1 ईयर की। तो जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में कंसीडर किया जाता है कि बच्चे की एज कितने दिन तक की हो गई हो? 28 दिन की। कितनी? 28 डेज तक हो गई हो, तो अब न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है जो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी पूछा जाता है तो 1 ईयर। कितना? 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है एट प्रेजेंट इंडिया में मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी का कौन सा सिम्टम नहीं है? कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, वेट गेन या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। कौन सा साइन है जो टीबी का नहीं है? तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। और जो भी लोग नॉर्थ टाइम्स के पेपर लेना चाहते हैं, CHO के पेपर लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।